हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे C++ में लूप्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं। किसी भी लैंग्वेज में लूप्स जो होता है ना, वो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देता है किसी सेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए अगेन एंड अगेन, जब तक कि दिया गया कंडीशन सही है। ठीक है, लेकिन अब क्या है ना कि लैंग्वेज बाय लैंग्वेज ये जो लूपिंग के लिए जो आप स्टेटमेंट लिखते हो वो अलग अलग टाइप का अवेलेबल होता है। जैसे सी और C++ में आपके पास 3 लूप है। फोर स्टेटमेंट के जरिए भी आप लूपिंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिसको फोर लूप कहा जाता है। वाइल के जरिए भी कर सकते हो और डू वाइल के जरिए भी कर सकते हो, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं लूप्स में। जहां तक फोर लूप की बात है तो देखो, फोर लूप को एंट्री लेवल लूप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंडीशन होता है ना, वो लूप के एंट्री पॉइंट पर ही लिखा जाता है। तो इसके इफ वर्ड को भी हम लोग समझेंगे कि क्यों एंट्री लेवल कहा जाता है और इसका ड्रॉबैक क्या है। वाइल स्टेटमेंट, जिसको वाइल लूप के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक तरह का एंट्री लेवल लूप है। यहां पे भी आप जो कंडीशन लिखते हो ना लूप को चलने के लिए, वो एंट्री पॉइंट पे ही लिख देते हो। जबकि डू वाइल लूपिंग स्टेटमेंट एक ऐसा लूपिंग स्टेटमेंट है जहां पे कंडीशन को एग्जिट पॉइंट पे लिखा जाता है। इससे क्या ड्रॉबैक होता है वो भी हम लोग देखेंगे। और एक चौथा, जो कि अपने आप में कोई लूप नहीं है, अगर आप किसी एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप यूज करते हो ना, तो इसको कहा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले सीखते हैं फोर लूप के बेसिक्स को। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। देखिए, यहां पे मैं लिखता हूं एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया int i, जिसमें मैंने सपोज रख दिया 1। अब देखो फोर लूप का सिंटैक्स। फोर का कहना है कि भाई आप सबसे पहले इनिशियलाइज करो वेरिएबल को। ठीक है, चलो मैं यहां कर लेता हूं 4। अब मैंने तो यहां ऑलरेडी इनिशियलाइज कर लिया, तो चलो इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल, क्योंकि इनिशियलाइजेशन के लिए मुझे लूप में ही जगह मिला हुआ है, तो मैं वहीं पे लिख देता हूं। और मुझे 5 तक सपोज लूप चलाना है, तो मैंने लिखा तब तक लूप चलाओ जब तक i का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है। और उसके बाद मैंने i++ कर दिया। ये आपका अपडेट हो रहा है, मतलब i का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। यहां पे i माइनस भी आप कर सकते हो, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब चूंकि एक ही स्टेटमेंट है, तो मैंने स्कोप ऑपरेटर नहीं दिया और i के वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे ना, तो ये 1 से 5 तक प्रिंट कर देगा। चूंकि होगा क्या ना कि देखो, सबसे पहले i में 1 आएगा। अब चेक होगा कि क्या 1 छोटा है 5 से, तो बिल्कुल है। तो लूप के बॉडी के अंदर एक कंट्रोल को अलाउ कर दिया जाएगा, तो i का करंट वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अब अगले इटरेशन में, अगले साइकिल में i++ हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, i का वैल्यू 1 से 2 हो जाएगा। फिर चेक होगा कि क्या 2 छोटा है 5 से, तो बिल्कुल है जी। तो फिर लूप के बॉडी के अंदर आएगा, i का करंट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 5 प्रिंट होगा, तो फिर से i++ एग्जीक्यूट होगा, 5 से बढ़ के हो जाएगा 6। और अब चेक होगा कि क्या 6 छोटा या बराबर है 5 के, तो नहीं, तो बाहर आ जाएगा। तो देखो यहां पे आउटपुट 1 2 3 4 5 ये आ गया। तो ये आपका हो गया बेसिक ऑफ फोर लूप। लेकिन अब ध्यान दो, यहां पे एंट्री पॉइंट पे ही हम लोगों ने कंडीशन लिखा है। सपोज मैं यहां पे एक ऐसा वैल्यू डाल दूं जो इस कंडीशन को फुलफिल ही ना करे। देखो मैंने i में क्या डाल दिया, 10 डाल दिया। तो अब चूंकि ये एंट्री लेवल लूप है ना, तो i का वैल्यू जो भी होगा, सबसे पहले तो ये चेक होगा कि क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां मैंने i में 10 रखा है, तो अब चेक हुआ कि क्या 10 जो है वो छोटा या बराबर है 5 के, तो नहीं। तो इस केस में ये अलाउ ही नहीं करेगा लूप के अंदर जाने के लिए, तो i का कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। तो आप देखोगे कि इस केस में देखो ब्लैंक आउटपुट आ रहा है। कहीं ना कहीं ये अच्छाई है कि आप चाहते हो कि अगर जो कंडीशन मैंने लिखा है लूप के लिए, अगर वो कंडीशन फर्स्ट टाइम भी गलत हो तो लूप के बॉडी के अंदर नहीं जाए, तो आप किसी भी तरह के एंट्री लेवल लूप को यूज कर सकते हो। जैसे इस केस में मैंने फोर लूप को यूज किया, फोर स्टेटमेंट को यूज किया।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे लूपिंग स्टेटमेंट की तरफ, वाइल लूपिंग स्टेटमेंट, जो अगेन एक तरह का एंट्री लेवल लूप ही है। ठीक है, यहां पे क्या है कि आपको पहले ही इनिशियलाइज करना होगा। आप डिक्लेरेशन के वक्त इनिशियलाइज कर लो या बाद में कभी इनिशियलाइज कर लो, लूप के चलाने से पहले इनिशियलाइज आपको करना होगा। अब यहां पे मैंने सपोज लिखा कि तब तक लूप को चलाओ जब तक आई का वैल्यू 10 या उससे छोटा नहीं है। ठीक है, 10 या उससे छोटा है। अब यहां पे आप आई के वैल्यू को प्रिंट करते हो और ध्यान दो आई प्लस प्लस करना जरूरी है, क्योंकि आई अपडेट होना चाहिए ना, नहीं तो आई ऑलवेज 1 ही रह जाएगा। तो ये यहां पे अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं कि आई प्लस प्लस करना भूल जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखोगे आप लोग। ठीक है, अगर आई प्लस प्लस आप नहीं करोगे तो क्या होगा, मैं वो भी बताता हूं, वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। तो देखो यहां भी वही चीज हुआ, इनिशियली आई में 1 असाइन हुआ, चेक हुआ कि क्या एक छोटा है या बराबर है 10 के, तो बिल्कुल है, तो लूप के बॉडी के अंदर आया, आई का वैल्यू जो कि 1 है वो प्रिंट हो गया। फिर आई प्लस प्लस जो कि एक तरह का अपडेट ऑपरेशन है, उसने आई के वैल्यू को 1 से 2 कर दिया। फिर ये जो स्कोप ऑपरेटर जो एंड है कर्ली ब्रेसेस क्लोज वाला, इसने फिर कंडीशन के पास यहां पे भेजा। अब चेक हुआ कि अब जो आई का करंट वैल्यू है जो कि 2 है, क्या वो 10 या उससे छोटा है, तो बिल्कुल है जी, तो आई का वैल्यू जो कि 2 है वो प्रिंट हो गया। और इस ढंग से करते हुए फाइनली देखो आपके सामने आउटपुट में 10 आया, 10 प्रिंट हो गया, यहां देखो 10 प्रिंट हो गया है ना। और उसके बाद आई का वैल्यू अपडेट हुआ तो 10 से अपडेट हो गया, बढ़ के 11 हो गया। अब फिर चेक हुआ कि क्या अब 11 जो है वो 10 या उससे छोटा है, तो नहीं है, तो लूप के बॉडी से बाहर आ गया। लेकिन अगर सपोज कि मैं यहां पे कोई गलत वैल्यू डाल दूं, इनिशियलाइज मैंने एक ऐसे वैल्यू से कर दिया ना जो 10 से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, चूंकि ये एंट्री लेवल लूप है तो ये अलाउ ही नहीं करेगा कंट्रोल को लूप के बॉडी के अंदर जाने के लिए। तो आप पाएंगे कि देखो यहां पे नो आउटपुट है ना। अब यहां पे एक मिस्टेक होता है, जैसे मैंने 1 से 10 चलाया, सब कुछ सही है, लेकिन ये जो आई प्लस प्लस है ना, ये मैंने नहीं लिखा सपोज, या लिखा और कमेंट लाइन बना दिया, तो अब आई का वैल्यू तो अपडेट हो नहीं रहा है। तो आप देखोगे कि आई का वैल्यू 1 ही रह जा रहा है, तो ऑलवेज यही चेक हो रहा है कि क्या एक छोटा है या बराबर है 10 के। तो देखो आउटपुट हमेशा 1 1 1 1 1 ऐसे ही आते जा रहा है। ये इसी को कहा जाता है इनफाइनाइट लूप या इंडेफिनिट लूप, वैसा लूपिंग स्टेटमेंट जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, जो चलता रहे। अब ये इसके लिखने का कोई अलग से नियम नहीं है, आप कोई मिस्टेक करते हो ना तो ये जो है ना यहां पे देखो अपडेट आपने नहीं किया, ये एक मिस्टेक है, इसके वजह से इनफाइनाइट लूप चल रहा है। हालांकि इनफाइनाइट लूप को चलाने का और भी तरीका है, एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, इनफाइनाइट वर्सेस नॉन इनफाइनाइट लूप, या आप कह लो उसको इंडेफिनिट वर्सेस नॉन डिफिनिट लूप। ठीक है, तो उसको हम लोग अलग से देख लेंगे। अभी देखो अपने पास एक तीसरा लूपिंग स्टेटमेंट है, इससे पहले लोग बाहर आ जाते हैं। हाँ, एक तीसरा लूपिंग स्टेटमेंट है डू व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट, जो कि अपने आप में एक तरह का एग्जिट लेवल लूपिंग स्टेटमेंट है। क्यों है भाई एग्जिट लेवल? तो बात समझना, आपको 1 से 10 तक लूप चलाना है, तो इसका करना है ना कि आप स्टार्टिंग में डू लिख दो और उसके बाद स्कोप ऑपरेटर खोल दो अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो, और बाद में यहां पे आप कंडीशन लिख दो। देखो यहां पे एग्जिट पॉइंट पे आपने कंडीशन लिखा, दिस इज एग्जिट पॉइंट। ये क्या है भाई? तो ये आपका एग्जिट पॉइंट है लूप का। तो होगा क्या, अभी अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे ना तो जैसे 1 से 10 आ रहा था, यहां पे भी 1 से 10 ही आएगा, लेकिन देखना बाद में कंडीशन लिखने से क्या होता है। अभी देखो आउटपुट 1 से 10 आ रहा है, लेकिन अब मैं जानबूझ करके यहां पे एक ऐसा वैल्यू रख दे रहा हूं जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। मैंने 50 रख दिया और 50 जो है वो 10 से छोटा भी नहीं है और 10 के बराबर भी नहीं है, लेकिन चूंकि एंट्री पॉइंट पे कंडीशन है ही नहीं तो ये तो अलाउ कर ही देगा ना, तो आउटपुट आपका यहां पे 50 आ जाएगा और उसके बाद आई प्लस प्लस होके 51 होगा, तब कहीं जाके चेक होगा कि क्या 51 छोटा या बराबर है 10 के, तो नहीं, तब ये बाहर भेजेगा। इसका मतलब है कि डू व्हाइल स्टेटमेंट जो है वो एटलीस्ट
एक बार तो लूप के बॉडी के अंदर जाने के लिए अलाउ कर ही देता है। देखो फॉर और व्हाइल के केस में यहां ब्लैंक आ रहा था, लेकिन इस केस में क्या आ गया, 50 आ गया ना। तो ये कहीं कहीं पर ये एडवांटेजियस भी हो जाता है, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते भी हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास एक अगला लूप है जिसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। इसके बारे में मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखो, मान लो मैंने यहां लिखा आई और जे, दो वेरिएबल मैंने ले लिया। अब देखो ये आपका आउटर लूप है, बाहर का लूप। मैं लिख रहा हूं भाई आई को 1 से चलाओ, 5 तक चलाओ, आई प्लस प्लस। तो ध्यान देना, जब इसके अंदर आएगा तो आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, है ना। लेकिन अब आई के हर एक वैल्यू के लिए आप सपोज जे को 1 से सपोज 3 तक चला रहे हो, ठीक है। तो ये जो आप लिख रहे हो यहां पे, ये हो गया आपका इनर लूप। अब समझना ध्यान से, आई के 1 के लिए भी जे जो है ना, जे जो है वो 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा। सिमिलरली आई के 2 के लिए भी जे फिर से 1 2 3 चलेगा, आई के 3 के लिए भी जे फिर से 1 2 3 चलेगा, आई के 4 के लिए भी जे फिर से 1 2 3 चलेगा, आई के 5 के लिए भी जे फिर से 1 2 3 चलेगा। तो अगर आप यहां पे लाइन चेंज करके, ठीक है, आई के वैल्यू को प्रिंट करवाते हो और साथ में जे के वैल्यू को भी प्रिंट करवा देते हो, यहां पे लाइन चेंज करना सही नहीं है। क्यों, मैं बता रहा हूं। आई और जे के वैल्यू को आप प्रिंट करवा के एक टैब दे देते हो, ठीक है, और इनर लूप में इनर लूप से बाहर आने के बाद आप ऐसे सिर्फ लाइन चेंज कर देते हो। इसका मतलब होता है चेंज द लाइन, चेंज द लाइन। तो अब अगर आप एग्जीक्यूट कराओगे तो आप पाओगे कि 1 1 1 2 1 3 ये एक लाइन में आएगा, दूसरे लाइन में 2 1 2 2 2 3 आएगा। देख लो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो पहले लाइन में 1 1 1 2 1 3 आ रहा है, और टैब छूट के आ रहा है क्योंकि मैंने हर प्रिंट के बाद /t यूज कर लिया है, और लूप से बाहर आने के बाद लाइन चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब आई का वैल्यू 1 है तो जे 1 2 3 चला, तो आउटपुट 1 1 1 2 1 3 आया, फिर लाइन चेंज हो गया। फिर आई का वैल्यू 2 हो गया तो नेक्स्ट टाइम 2 1 2 2 2 3 आ गया, फिर लाइन चेंज हुआ। फिर आई का वैल्यू 3 हुआ तो 3 1 3 2 3 3 आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा बेसिक ऑफ लूप्स, जिसमें आप लोगों ने फॉर लूप के बारे में सीखा, व्हाइल लूप के बारे में सीखा, और डू व्हाइल लूप के बारे में सीखा, और इसके अलावा नेस्टेड लूप के बारे में भी सीखा। मैंने नेस्टेड लूप में यहाँ पे फॉर के अंदर फॉर यूज किया है, आप चाहो तो व्हाइल के अंदर व्हाइल यूज करो, डू व्हाइल के अंदर डू व्हाइल यूज करो, फॉर के अंदर व्हाइल या डू व्हाइल यूज करो, मतलब जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो आप बना के यूज कर सकते हो। लिखने का स्टाइल अलग होगा, और यही कॉन्सेप्ट आपका कहला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी आसानी से C++ लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट लूप्स को यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, और जिसके वजह से वीडियो भी मिस ना हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।